गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। चलिए भाई, सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम यूपीपी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपके पास एक वीडियो, दो वीडियो हमारी यूपी पुलिस के लिए गई हैं। शुरू से हमने बैच को स्टार्ट किया है वर्णमाला से, तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल गई थी सिलेबस की। इसके बाद हमने पहली वीडियो वर्णमाला के बेस की दे दी है। ठीक, वहीं से कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जुड़ जाइए सभी मेरे साथ एकदम। वर्णमाला हम पढ़ रहे थे, तो एक बात हमने बताई थी कि वर्णमाला के कितने सारे भगवान ने हमें नाम दिए हैं। इसे वर्णमाला कहते हैं, इसे वर्ण मातृका कहते हैं। ठीक है, इसे वर्णमाला बोलेंगे, इसे वर्ण मातृका बोलेंगे। ठीक, इसे ध्वनि चिन्ह बोलेंगे, ध्वनि चिन्ह बोलेंगे इसको लिपि चिन्ह बोलेंगे, इसको लिपि चिन्ह बोलेंगे भैया। ठीक है साहब, इतने सारे नाम। इसके अलावा भी ध्वनि विचार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, बाकी चीज़ों को हम रिकॉल करेंगे, खाली पहली क्लास देखेंगे। इसके लिए अगर बेस आपको देखना है तो वर्णमाला की परिभाषा के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमागत समूह या समुदाय या संगठन को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमने दो भागों में बांट करके पढ़ी थी, एक संस्कृत की वर्णमाला और एक हिंदी की वर्णमाला। और यहीं पर मैंने आपको ये बताया था कि विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला का अगर हम जिक्र करते हैं, अगर बात करते हैं, तो वो होती है हमारी ग्रीक वर्णमाला, जिसके पहले दो वर्ण जो हैं वो अल्फा और बीटा थे। संस्कृत वर्णमाला में हमने बताया था जो प्राचीन वर्णमाला है उसका स्रोत जो होता है वो क्या है? शिव पुराण है। ठीक है, मतलब शिव पुराण कहते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति या वर्णमाला की उत्पत्ति शिव के डमरू से मानी जाती है। ऐसा हमें किसने बताया था? ऐसा हमें पाणिनि जी ने बताया था। ठीक है, महर्षि पाणिनि ऐसा बताते हैं। और महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला बनाने के उद्देश्य से शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उनके डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। उन 14 ध्वनियों को उन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा। शिव जी को माहेश्वर के नाम से जानते हैं। तो शिव जी के डमरू से निकली 14 ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। उन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार प्राप्त किए थे, जिसमें पूरी वर्णमाला को कैद किया गया था। तो आज की वर्णमाला में अगर टोटल वर्ण की बात करेंगे संस्कृत में, तो हमने बताया था कि 46 वर्ण होते हैं। और वर्णमाला के संस्कृत वर्णमाला के जो लेखक थे वो कौन थे? पाणिनि। वहीं पर हम बात कर रहे थे कि हिंदी वर्णमाला के लेखक जो हैं वो जगदीप सिंह दांगी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र वर्धा में। ठीक है, तो आज जो हम 1950 की गठित वर्णमाला को पढ़ रहे हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लेखक होते हैं जगदीप सिंह दांगी। ठीक है, वर्णमाला की लिपि, अगर हिंदी वर्णमाला की लिपि की बात करेंगे तो वो देवनागरी, और संस्कृत वर्णमाला की लिपि जो थी हमारी वो ब्राह्मी थी। ब्राह्मी से ही जन्म हुआ देवनागरी का। अब देवनागरी लिपि को, कि देवनागरी लिपि वर्णमाला में लेकर के आई जाए, कि हमारी हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाए, ये वाली बात जो हमें बताई थी वो शारदा चरण गुप्त ने बताई थी। और उसके बाद देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि अपनाने की बात कौन करते हैं? राष्ट्रीय लिपि अपनाने की बात कर रहे हैं श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास ने ही हिंदी भाषा में या वर्णमाला में आपके पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग की बात कही थी। और यहीं पर अयोगवा की अवधारणा को लेकर के आए थे किशोरी दास वाजपेयी। उन्होंने अयोगवाह को ना तो वर्ण माना था और ना ही स्वर माना था, उन्होंने केवल अयोगवाह वर्णों की बात की थी, मतलब ना ही स्वर माना था और ना ही व्यंजन। वो कहते हैं कि अयोगवाह वर्ण कहे जाएंगे। इतनी सारी बातें हमने आपसे की थी। हमने ये भी बताया था कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर होता है, तो मैंने बताया था कि वो गुजरात राज्य में सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था। ठीक है, और इसका जो देवनागरी लिपि का शिलालेख सर्वप्रथम मिलता है उसका नाम था समगंध शिलालेख। ठीक है, राजा दंती दुर्ग के समय का समगंध शिलालेख था। ठीक है, और गुजरात के जयभट्ट के शिलालेखों में सबसे पहले प्रयोग मिलता है गुजरात राज्य में। यहाँ तक का जिक्र हम कर चुके हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। यहाँ से आगे की कहानी को लेकर के हम चलेंगे, बड़े ध्यान से फोकस कीजिएगा मेरी तरफ। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं भैया, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार,
वर्ण विचार, शब्द विचार और भाषा में संबंध। भाषा में संबंध बहुत जबरदस्त चीज है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप फोकस करेंगे, देखेंगे इसको, पकड़ेंगे इसको, ठीक है। हर घर में काम आने वाली चीज है ये, बड़े ध्यान से इसको स्टॉक करके रखेंगे। देखिए सबसे पहले जो बात करते हैं ना हम, वो बात करते हैं ध्वनि की, और ध्वनि के बाद जो नंबर आता है बच्चे, वो आता है आपका किसका? ध्वनि के बाद हम बात करते हैं वर्ण की, और वर्ण के बाद हम जिक्र करेंगे जो ध्वनि के बाद आएगा आपका वर्ण, और वर्ण के बाद जिक्र आता है अक्षर का, अक्षर के बाद हम जिक्र करते हैं शब्द का, शब्द के बाद जिक्र कर लेते हैं हम पद का, ठीक है साहब। पद के बाद जो हम जिक्र करेंगे वो किसका करेंगे भैया? पद के बाद जिक्र कर लेंगे हम पदबंध का, पद के बाद जो जिक्र करेंगे हम वो पदबंध आता है, पदबंध आता है। और पदबंध के बाद बात करते हैं हम उपवाक्य की, उपवाक्य की, और उपवाक्य के बाद आपकी भेंट कराने वाला हूं मैं वाक्य से, और वाक्य के बाद जो आता है वो आता है आपका अन्वय, अन्वय या अन्विति। अन्वय के बाद जो जिक्र करने वाला हूं मैं, वो जिक्र करूंगा मैं आपसे भाषा का, और भाषा के तुरंत बाद जो जिक्र करने वाला हूं ना, वो करूंगा मैं साहित्य का। सही है? ये हिंदी की लिमिटेशन, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके लास्ट में ला करके पटकूंगा अभी। क्लियर भैया? अभी तो हम बड़े हल्के हाथ से बात करेंगे, बहुत केवल और केवल इसके बेस को समझेंगे, लेकिन बाद में हम अपनी पूरी पावर में आएंगे, इसमें एक एक टॉपिक को उठाकर पूरी तरह से जो है इसका निचोड़ निकालेंगे। सबसे पहले हम ध्वनि पढ़ने वाले हैं, वर्ण पढ़ेंगे, अक्षर पढ़ेंगे, अक्षर के बाद हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, शब्द क्या होता है, और उसके बाद पद का जिक्र करेंगे, इसके बाद पदबंध का जिक्र करेंगे, उपवाक्य के बारे में जानेंगे, वाक्य के बारे में जानेंगे, अन्वय क्या है पढ़ेंगे, भाषा क्या है, और फिर साहित्य के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी हल्के हाथ से केवल इन पर जो है थोड़ी सी बूंदाबांदी करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। अब मैं ये आपसे मतलब यहाँ पर ध्वनि को पूरी तरह से नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बता रहा हूँ कि ध्वनि के 3 भेद होते हैं आपके। ठीक है, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, और एक होती है आपकी द्वित्व ध्वनि। ठीक है, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और एक द्वित्व ध्वनि, जैसे हम युग्मक ध्वनि के नाम से भी जानेंगे। तो ये हैं ध्वनि की 3 इकाइयां। ठीक है, इसके अलावा भी ये तो देखिए ये ध्वनि जो है ये भाषा की इकाई है सबसे छोटी, और ध्वनि के जो हैं वो 3 भेद हैं, 3 रूप हैं आपका, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि और संयुक्त ध्वनि। और इसके अलावा ध्वनि की भी अपनी 3 इकाइयां हैं, ध्वनि की भी अपनी 3 इकाइयां हैं, स्वनिम, रूपिम, अर्थविन्यास और वाक्य विन्यास। ये चीजें हम बाद में करेंगे जब हम ध्वनि पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ इतना बताने के लिए जा रहा हूं, कि क्या है, कि ध्वनि है क्या। ध्वनि है क्या भाई? ध्वनि है भाषा का मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप ध्वनि है। ठीक है, बिल्कुल डिसबैलेंस होने की जरूरत नहीं है, अभी सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। भाषा का मौखिक रूप ध्वनि है। अरे यार, भाषा का जो मौखिक रूप पढ़ेंगे भैया हम, वो है ध्वनि। भाषा का मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप ध्वनि। एक बात तो हो गई हमारी ये। ठीक है साहब, भाषा का मौखिक, अभी केवल इतना लिखें, बाकी मैं बताता चलूंगा, बाकी चीजें हम ध्वनि में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना, कोई भी भाषा हमने जब बोली तो हमारी भाषा का मौखिक रूप जो होता है वो ध्वनि होती है। ये बात हम बाद में करेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति शिव के डमरू से मानी गई है, और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थहीन इकाई है। क्लियर? तो भाषा का मौखिक रूप क्या होगा हमारा? ध्वनि होगी। अगर हमने बोल दिया
मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने बोला ई, हमने बोला आ, ये क्या है? ध्वनि है। अगर ये खाली बोला है तो ध्वनि है, अगर खाली मैंने मुंह से बोला तो ध्वनि है, और अगर इसको लिख दिया तो समझ लो ये क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। ध्यान रखना, ये केवल उच्चारण है, ये केवल उच्चारण किया है तभी ध्वनि है, लिख दिया तो वर्ण बनेगा। अब फिर वर्ण की डेफिनेशन यहीं से देंगे कि ध्वनि का लिखित रूप जो होगा ना, देखना ये दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, है दिखाई दे रहा है? ये ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा भैया? वर्ण होगा। ठीक है, अभी केवल इसके बारे में इतना जान के चल रहे हैं कि ध्वनि को बोल दिया, मतलब भाषा को बोल दिया तो ध्वनि है, और भाषा को लिख दिया, ध्वनि को लिख दिया तो वर्ण बनेगा। वर्ण दो प्रकार के पढ़ेंगे हम, स्वर और व्यंजन, पूरी तरह से यही वर्णमाला होगी। अभी वर्णमाला के जस्ट आगे चल जाते हैं। ठीक है, आ जाता आपका अक्षर। अक्षर को वैसे शॉर्टली अगर समझेंगे तो ये होता है ए प्लस क्षर, मतलब जिसका कभी क्षरण ना हो, जो कभी ना टूटे, जो कभी ना बिखरे, वो है आपका अक्षर। 5 प्रकार से पढ़ाऊंगा इनको भी, मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर, शुभ अक्षर, अशुभ अक्षर, ठीक है ना, और दग्धाक्षर। 5 प्रकार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जानने की कोशिश करें कि अक्षर की परिभाषा क्या होगी। तो अक्षर की परिभाषा होगी भाई वर्णों का समूह। वर्णों का समूह जो होगा वो क्या होगा? अक्षर। बस इतना याद रखें, जहां भी आपने वर्णों का क्रमागत समूह कर दिया, समझ लो तुरंत वर्णमाला बन जाएगी। वर्णों का क्रमागत समूह कहते ही वर्णमाला बन जाएगी। अभी केवल इतना याद रखने, वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? हमारा अक्षर। जैसे तोड़ा ना जा सके, 5 भेद होंगे, हम पढ़ेंगे इनको। इसके बाद सीधे ही अटैक करता हूं मैं कहां पर? शब्द भेद पर। इसके बाद सीधे ही पहुंच जाता हूं कहां पर? शब्द भेद पर। तो शब्द भेद के बारे में जाने भाई, शब्द क्या है ये तो आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई होती है क्या? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक, जिसका अपना अर्थ होगा, वो क्या होगा भैया? शब्द होगा। और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई जो होगी वो क्या होगी? वाक्य। ये छोटी छोटी चीजें आप जान करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भाई मेरे, तो शब्द की हम नॉर्मली परिभाषा अगर हम देंगे तो क्या देंगे? अक्षरों का सार्थक समूह। अगर आपने सार्थक नहीं लगाया तो समझ लो मेरा गरज है, शब्द नहीं बना, अगर सार्थक शब्द नहीं लगाया तो। ठीक है, क्योंकि निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो अक्षरों का सार्थक समूह हमारा क्या हो जाएगा? शब्द। और शब्द बहुत बड़ा भंडार है। 17 प्रकार के शब्द भेद में 17 प्रकार में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आपका रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश, ठीक है, समश्रुति, भिन्नात्मक शब्द, ठीक है ना, ठीक, शब्द युग्म आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो इस शब्द भेद में पर्यायवाची शब्द, बहुत प्रकार के शब्दों को हम पढ़ेंगे। क्लियर भैया? बहुत प्रकार के शब्दों का अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद देखेंगे भाई मेरे, इसके बाद बात आ जाती है कहां पर? इसके बाद बात आ जाती है भैया पद पर। पद पर देखेंगे पद क्या है। ठीक है, पद क्या है? देखिए शब्द के बाद पद, शब्द और पद में आप कह देंगे कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है शब्द और पद में। शब्द और पद एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, शब्द और पद एक जैसे, बस अंतर है तो सिर्फ कितना मेरे भाई? अंतर है तो सिर्फ इतना कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। कोई दिक्कत हो अगर देखने में, ठीक है, मार्कर वगैरह में कोई समस्या हो रही हो, मार्कर का रंग वगैरह नहीं दिख रहा हो तो तुरंत बताएंगे आप लोग। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं मेरे भाई? पद कहलाते हैं। बस देखिए सिंपल ही, अगर मैंने लिख दिया यार, मैंने लिख दिया अगर राम, तो ये एक शब्द है, और इसी राम को मैंने ये कह दिया मुकेश का भाई राम, मुकेश का भाई,
अगर खाली राम लिखा तो वो शब्द था, और मैंने कह दिया मुकेश का भाई राम है, मुकेश का भाई राम है, तो समझ लो अब यहाँ पर राम पद बन गया। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर राम अकेला है तो शब्द है, राम वाक्य में प्रयोग कर दिया तो क्या बन गया मेरे भाई, पद बन गया। अभी शॉर्टली पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद आता है पदबंध, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल। अरे पदों का समूह क्या कहलाएगा, पदों का समूह। यहां पर भी हम सार्थक लगाना बिल्कुल हमारे लिए उचित है। पदों का सार्थक समूह, अगर आपने निरर्थक समूह लगा दिया, पद उल्टे सीधे कर दिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल कर आएगा। तो पदों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, पदबंध, पदों की इकाई, पदों का बंध, पदबंध कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, ठीक है बच्चे। उसके बाद ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पर कि पदबंध के जो हम भेद पढ़ने वाले हैं, तो पदबंध 5 प्रकार के हम आपको पढ़ाएंगे। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्या पहचान होती है, कैसे होते हैं, उन पर अभी बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। इकट्ठा ही बेड़ा गर्क करूंगा मैं एक एक टॉपिक को उठा करके। इसके बाद सीधे उपवाक्य की तरफ रुख करता हूं मैं। तो देखना जरा, ये भी उपवाक्य भी पदों से ही रिलेट करेगा। पदों का जो समूह होगा ना, वही उपवाक्य कहलाएगा। पदों का समूह उपवाक्य। और शॉर्ट में मैं इसको बताने वाला हूं। शॉर्ट में जो होता है, शॉर्ट में जो उपवाक्य होता है ना, वो होता है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब समझ रहे हैं, वाक्य का अंश, वाक्य का अधूरा भाग। वाक्य जब पूरा होने से रह जाएगा तो वो क्या कहलाता है, हमारा उपवाक्य कहलाता है। जैसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, वो भी हमारा उपवाक्य होता है। ठीक है, एक शब्द की हमें आवश्यकता होती है, उसे लिख करके हम अपनी बात को पूरा कर देते हैं। जैसे किए गए उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ हो गया, तो ये किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ये पूरा वाक्य हो गया। और हमने इतना छोड़ दिया, किए गए उपकार को मानने वाला, तो समझ लो वो वाक्यांश है। मैं समझता हूं क्लियर हो गई होंगी। वाक्यांश की परिभाषा, उपवाक्य की परिभाषा यही होती है कि मतलब वाक्य का ऐसा रूप जिसमें, या फिर आप ये कह दें कि पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सभी गुण विद्यमान हो, लेकिन उसमें कुछ इच्छाएं शेष रह जाएं, कुछ आकांक्षाएं शेष रह जाएं, तो वही क्या बन जाता है, उपवाक्य बन जाता है। सेम डेफिनेशन आप यहां पर दोहरा सकते हैं। पदों का समूह, पदों का जो समूह होगा ना, वही हमारा वाक्य, उपवाक्य होगा। सॉरी, अब आ जाता वाक्य। जबरदस्त, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। वाक्य की जो परिभाषा होगी, जो डेफिनेशन वाक्य की होगी मेरे भाई, वो क्या होगी, वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी, अभी मैंने पढ़ाया है। भाषा की सबसे बड़ी, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। चलिए, ये तो इसकी विशेषता हो गई वाक्य की। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या हो गई, वाक्य हो गई। ठीक है, बाकी आप ये कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह क्या होगा मेरे भाई, वाक्य होगा। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लेता हूं, इसके बाद बात कर लेता हूं मैं अन्वय की, इसके बाद बात कर लेता हूं मैं अन्वय की। ठीक है, अन्वय क्या होता है, जरा अन्वय के बारे में, ये कलर वगैरह सब दिख रहा है ना। इसके बाद अन्वय की बात कर लेते हैं। अन्वय क्या होता है, ठीक है, तो अन्वय क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं अन्वय के बारे में कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ हम अन्वय के बारे में लिख देते हैं। हाँ, देखिए वाक्य में लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का व्याकरणिक मेल जो होता है ना, वो अन्वय कहलाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का व्याकरणिक मेल, वाक्य में लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का व्याकरण में, मतलब लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि की दृष्टि से अगर वाक्य पूर्णतः शुद्ध है तो समझ लेना वही वाक्य का अन्वय कहलाता है, वही वाक्य का अन्वय कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा, अगर लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि की दृष्टि से वाक्य यदि अशुद्ध है तो वो कहलाता है वाक्य का विन्यास। वो वाक्य फिर विन्यासित हो जाएगा, वाक्य में अंतर आ जाएगा। चीजों को बिल्कुल पूरी बारीकी के साथ पढ़ा करें।
जो भी टॉपिक पढ़ें बिल्कुल जान निकाल करके पढ़ें, उसकी एक एक चीज़ को समझ करके पढ़ें, ताकि आने वाले समय में उसको दोहराने की भी ज़रूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े। हाँ, पढ़ें वो चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा पढ़ें कि उसमें कुछ बचा ना रह जाए। ठीक है, दरअसल असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को भी गुलाल समझता है। तो बड़ी मेहनत से बड़े अलग तरीके से आपको पेश आना होगा। ठीक है बच्चों, आगे आ जाती है 90 के बाद भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या होती है भाई? भाषा की परिभाषा हम क्या देंगे हैं? भाषा किसे हम कहेंगे वो आप देखेंगे। देखिए, जैसे जैसे मैं चलता चला आ रहा हूँ, मैंने देखा कि ध्वनि के सहारे से मैंने वर्ण की परिभाषा दी, वर्ण के सहारे से मैंने अक्षर की, और अक्षर के सहारे से शब्द की, ऐसी परिभाषा देता चला आ रहा हूँ। बीच में वाक्य जो ये 90 जो है, ये तो शोधन है एक प्रकार का। तो भाषा की परिभाषा हम वाक्य से इसका मतलब दे सकते हैं? तो वाक्यों का सार्थक समूह भाषा हो गई, सिंपल सी बात है। और भाषा का लिखित प्रमाण क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वाक्यों का सार्थक समूह। वाक्यों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा। भाषा का क्या अर्थ होता है, किस धातु से बनी है, किस प्रकार से पढ़ेंगे, किसने क्या क्या परिभाषाएं भाषा की दी हैं, वो पूरी की पूरी भाषा में जाकर के पढ़ेंगे। अभी शॉर्टली मैं चार्ट को डिस्कस करना चाह रहा था मैं। ठीक है, और साहित्य के लिए परिभाषा क्या लिखेंगे? भाषा का लिखित परिमाण जो होगा वो साहित्य होगा। भाषा का लिखित परिमाण साहित्य होगा। सही है, भाषा का लिखित परिमाण साहित्य होगा। साहित्य पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे। 90 मैंने पढ़ लिया। वाक्य मैंने बताया रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के पढ़ेंगे हम। क्लियर भैया? ठीक। बाकी उपवाक्य के बारे में हमने प्रकार नहीं बताए। उपवाक्य के केवल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आपके संज्ञा उपवाक्य, ठीक है ना, एक संज्ञा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा, और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। पदबंध के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। पदबंध के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पद मैंने बता दिया, वाक्य में प्रयुक्त शब्द। शब्द मैंने बता दिया आपका अक्षरों का सार्थक समूह। अक्षर मैंने बता दिया आपका वर्णों का समूह। वर्ण मैंने बता दिया आपका ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि हमने बता दी भाषा का मौखिक रूप। कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो मुझे ज़रूर आप बताएंगे। और फिलहाल इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट मारेंगे और छाप देंगे ज्यों का त्यों स्वर्ण अक्षरों में अपने कॉपी पर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समय कितना हुआ है क्लास का? चलिए, एक चीज़ तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बच्चों। अब यहाँ से पहला टॉपिक पकड़ूंगा और उसका निचोड़ निकाल दूंगा मैं। पहला टॉपिक ले लेते हैं हम, साउंड, ध्वनि। ध्वनि पहले ही बता दी मैंने। ध्वनि के बारे में अगर हम डिस्कस करें कुछ, तो ध्वनि के बारे में जानेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति शिव के डमरू से मानी गई है। डमरू से मानी गई है। कॉन्सेप्ट सब बता चुका हूं, आज की क्लास में भी समझाया। शिव के डमरू से ध्वनि की उत्पत्ति मानी जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसका जिक्र जो मिलेगा ध्वनि का वो आपको कहाँ मिलेगा? अष्टाध्यायी में मिलेगा, पाणिनि की, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका जिक्र मिलेगा। शिव के डमरू से इसकी उत्पत्ति को माना गया है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। दूसरी बात संभालिए इसे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है ये। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई है ये, इसका कोई अर्थ भी नहीं होता। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई भी इसको हम कहेंगे, अर्थहीन इकाई है ये। क्लियर साहब? चलिए, वर्गीकरण अगर मैं करूंगा तो इसके वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 3 आधार।
3 आधार हैं। ठीक है, 3 आधारों पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, एक होगा मेरे भाई आपका संयुक्त ध्वनि, एक होगा आपका संपृक्त ध्वनि, एक होगी आपकी युग्मक ध्वनि। क्लियर भाई, कोई समस्या आपको नहीं होगी, समझ लेते हैं। संयुक्त बड़ा बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर होता चला जाएगा मक्खन की तरह। इसकी परिभाषा देखिए, जब दो व्यंजन ध्वनियां आपस में संयुक्त होकर किसी एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, सही है, तो उस ध्वनि को हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे। जब दो व्यंजन ध्वनियां आपस में संयुक्त होकर किसी एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं भैया, उन्हें हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया प्रकर्ष, जैसे मैंने कह दिया क्रीड़ा, दो काफी हैं आपके लिए, बड़े गौर से समझिएगा। देखिए मैं यहां पर समझा दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को अलग थोड़ा सा। जैसे प्रकर्ष है, तो प्रकर्ष में आपने प्रय देखना, जरा प्रय को देखना जरा, कैसे बोली जा रही है दो व्यंजन ध्वनि एक स्वर के सहारे। प्रय में पा है, एक व्यंजन पा है और एक व्यंजन रा है, तो मैंने कह रहा हूं दो व्यंजन ध्वनियां हो गई, दो व्यंजन ध्वनियां हो गई, ये आपस में संयुक्त हुई और किस स्वर के सहारे बोली जाती है, देखो प्रकर्ष आ। यहां पर जो पा प्लस रा में से क्या निकलेगा, आ। मान लो कि यहां पर, चलो मैं एक चीज और बढ़ा देता हूं, मैं कह रहा हूं प्राची, ये देख लो, तो प्राची के प्रे में देख लो यहां पर, तो पा प्लस रा प्लस कौन सा स्वर का सहारा ले रही है, आ का सहारा। मैं समझता हूं चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। जैसे क्रीड़ा है, क्रीड़ा एक बार देख लो, क्रीड़ा में देखो ये जो आ रहा आपका क्री, ये ध्वनि किन किन स्वरों से बोली जा रही है, तो ये का प्लस रा, ये दो व्यंजन ध्वनियां हो गई और ये संयुक्त हो रही हैं किस कौन से स्वर से, ई से। इस प्रकार से ये हो गई आपकी संयुक्त ध्वनि। बात अगर संपृक्त की करूं तो बड़े सिंपल शब्दों में मैं लिख रहा हूं कि जब एक व्यंजन ध्वनि, या इस तरीके से लिखें, जब दो अक्षर किसी एक व्यंजन ध्वनि को आपस में संयुक्त कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। जब दो अक्षर किसी एक व्यंजन ध्वनि को आपस में संयुक्त कर लेते हैं तो वो कहलाती है आपकी संपृक्त ध्वनि। एग्जाम्पल देखिएगा, बिल्कुल भी मुंह मत बिगाड़ो, अभी समझ में आएगा सब चीज। ठीक है, समझ में आएगा अभी, ध्यान से आ जाइए मेरी तरफ। जैसे मैं कह रहा हूं संबल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका, ठीक है, 2019 यूपी पुलिस में आया ये क्वेश्चन। उसने पूछा संबल शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो देखो ये एक हो गया आपकी कौन सी ध्वनि, ये हो गई एक सा और एक हो गया बा।
इस सा और बा ये दोनों अक्षर हैं, शा और बा दोनों अक्षर हैं, इन्होंने आपस में किसको संयुक्त कर लिया है? माँ को संयुक्त कर लिया है। ठीक है, संबल हो गया। ऐसे मैंने लिख दिया दंगल, या फिर मैं लिख दूं कदम्ब, सेम वही हो गया। दाने, एक दाने और एक बाने आपस में किसको संयुक्त कर लिया है मेरे भाई? माँ को संयुक्त कर लिया है। ठीक है, आदि। अभी एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा तो वो मैं समझा देता हूं। देखिए, व्यंजन की परिभाषा होती है क्या? व्यंजन की एक डेफिनेशन ये होती है, व्यंजन की डेफिनेशन ये होती है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और ध्यान से आप देखना, जैसे मैंने कह दिया का, अभी अक्षर की परिभाषा मैंने आपको दी थी कि वर्णों का समूह अक्षर कहलाता है, और वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन दोनों का समूह बना दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? अक्षर। ध्यान से समझते रहना। देखिए, का को मैं ऐसे तोड़ूंगा, का पर हलंत लगाया, और जैसे ही हलंत लगाते हैं तो वो वर्ण आधा हो जाता है, तो का आधा हो गया और इसमें से एक स्वर निकला आ। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ये हो गया आपका व्यंजन, ये हो गया व्यंजन, और ये हो गया आपका स्वर, ये हो गया आपका स्वर। और अगर स्वर और व्यंजन को दोनों को मिला दिया तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा अक्षर, ये बन जाएगा अक्षर। ठीक है ना, क्लियर हो गई होंगी मेरे कबूतर ये चीजें आप लोगों को? ठीक है, का को तोड़ा, का प्लस आ, तो का हो गया व्यंजन और आ हो गया स्वर, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया भाई? अक्षर बन गया। ठीक है, तो दो अक्षरों को मिला लिया। तीसरी आती है आपकी युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, इसे द्वैत व्यंजन, द्वैत ध्वनि भी कहते हैं। तो बस ये तो सिंपल है कि जब दो व्यंजन ध्वनियां, जब दो व्यंजन ध्वनि आपस में संयुक्त हो जाती हैं जब दो व्यंजन ध्वनियां आपस में संयुक्त हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि। बड़ा ही सिंपल सी बात है। देखो, जैसे मैंने कह दिया कुत्ता, कुत्ता, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया दिक्कत, जैसे मैंने बोला दिल्ली, आप समझ गए होंगे तुरंत से पहले कि दिक्कत में देखो ता और ता आपस में मिल गए, समझ लो यही हो गया द्वित्व। तो यही हो गई आपकी युग्मक ध्वनि, ये हो गई आपकी युग्मक ध्वनि, ये हो गई आपकी युग्मक ध्वनि। मैं समझता हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट मारिए सुंदर सा। ठीक है, और बस केवल 1 मिनट और लूँगा मैं अभी। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बस 1 मिनट में और आपका लूँगा। मैं एक चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ आपको कि ध्वनि की इकाई, तो मैंने बताया ध्वनि की भी इकाइयाँ होती हैं भाई। तो ध्वनि की कितनी इकाइयाँ हैं? 4। एक होती है स्वेनिम, स्वेनिम, एक होती है मेरे भाई स्वेनिम, जिसे हम कहते हैं ध्वनिग्राम, ध्वनिग्राम, सही है। एक होती है आपकी रूपिम, या इसे हम रूपग्राम भी कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फोनिम अंग्रेजी में, फोनिम, इसे कहते हैं मॉर्फिम अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक, तीसरी आपकी होती है, देखिए तीसरी आपकी होगी वाक्य विन्यास, और चौथी आपकी होती है अर्थ विन्यास। लेकिन मैं एक चीज आपको, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूपी पुलिस में कतई भी इतना डीप आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं डिटेल में इनमें चर्चा करना नहीं चाह रहा हूं। बस शॉर्ट में आप थोड़ी सी बात ये याद रखना कि ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई है ना, ध्वनि की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई,
ध्वनि की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई जो होती है वो स्वेनिम होती है। ठीक है, आप याद रखना, स्वेनिम किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में सर्वप्रथम भाग लेती है। सबसे पहले भाग यही लेती है। ठीक है ना। एक चीज और, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसको और तोड़ा नहीं जाएगा। इसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर। उदाहरण के लिए अगर हम ये कह दें कि इसका अगर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, तो इसका अगर उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, तो जैसे छोटी ई, इसे क्या तोड़ोगे आप, इसे छोटा ऊ, इसे क्या तोड़ोगे आप, आदि। इसको और खंडित नहीं किया सकता। इतना याद रखना, किसी शब्द के निर्माण में सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाली, भाग लेने वाली होती है ध्वनि, वो स्वेनिम सॉरी। ध्वनि का सबसे छोटा रूप है ये, अर्थहीन इकाई है ये। ध्वनि किसी शब्द के निर्माण में सबसे पहले भाग लेगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं एग्जाम्पल के लिए कि कमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, तो कमल शब्द में कितनी स्वेनिम है सॉरी, तो देखिए 1, 2 और 3। ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल स्वर ही स्वेनिम होता है, व्यंजन भी स्वेनिम होगा, बस उसको तोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, तो 1, 2, 3, इसमें कितने स्वेनिम हैं, इसमें 3 स्वेनिम हैं। और ज़्यादा डिटेल में मैं इसको समझा करके तुम्हारा दिमाग हैंग करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ का टॉपिक नहीं है ये, टेट, सी टेट, सुपर टेट वगैरह का टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ से देखिए, ये जो है ये अक्षर से संबंधित है, ये अक्षर से संबंधित है, और रूपिम जो होती है वो शब्द से संबंधित होती है, शब्द से संबंधित है। शब्द से संबंधित जो होती है वो रूपिम। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं, बस केवल इतने से ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। वाक्य विन्यास, विन्यास का अर्थ मैंने आपको बता दिया। विन्यास का अर्थ होता अंतर, वाक्य में अंतर आ जाना। मतलब अशुद्ध वाक्य अगर हो गया ना, लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि की दृष्टि से वाक्य अगर अशुद्ध हो गया, तो समझ लो वाक्य में विन्यास आ चुका है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य अगर अशुद्ध हो गया, ठीक है ना, अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य जो होगा, अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य अर्थ विन्यास। ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य वाक्य विन्यास। अगर मैंने कह दिया गाजर काटकर, मतलब खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो समझ लो वो वाक्य विन्यास हो गया। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, वाक्य में विन्यास आ गया। अगर इसका उल्टा बोला गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, तो फिर वो वाक्य का अन्वय हो गया। ध्यान रखना, जस्ट वाक्य विन्यास का विलोम होता है वाक्य का अन्वय। ठीक है, और अगर मैंने कह दिया मोहन कॉफी खाता है, तो समझ लो अर्थ विन्यास की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध हो गया, मोहन कॉफी खाता है। और अगर मैंने कह दिया मोहन कॉफी पीता है, तो समझ लो वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थ अन्वय हो जाएगा। मतलब अर्थ विन्यास की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर क्लियर, आप समझ गए होंगे। अर्थ विन्यास का मतलब अर्थ की दृष्टि से वाक्य गलत होना, वाक्य विन्यास का मतलब पदक्रम आदि की दृष्टि से वाक्य गलत हो जाना। रूपिम जो होता है वो शब्द से संबंधित है, मतलब शब्द की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य में छोटे छोटे बनने वाले शब्दों को रूपिम बताता है। जैसे नहीं लिख दिया, आ लिख दिया, जा लिख दिया, खा लिख दिया, ये सब रूपिम है। रूपिम को भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगर रूपिम को आपने तोड़ दिया तो वो स्वेनिम बन जाएगा, और स्वेनिम हमने चर्चा करी दी है। स्वेनिम अक्षर से संबंधित है, इसको भी हम खंडित नहीं कर सकते। ये ध्वनि की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई है। स्वेनिम किसी शब्द के निर्माण में सबसे पहले भाग लेती है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं इसको लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक छोटा सा बन सकता है बस, कि किसी भी शब्द के निर्माण में सबसे पहले भाग लेने वाली ध्वनि की इकाई कौन सी होती है, तो वो स्वेनिम होती है। या फिर ऐसे बन जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आपको आंसर के रूप में स्वेनिम मिलेगा तो आप स्वेनिम लगाएंगे, आंसर के रूप में ध्वनि मिलेगा तो आप ध्वनि लगाएंगे, आंसर के रूप में वर्ण मिलेगा तो आप वर्ण लगाएंगे, आंसर के रूप में अक्षर मिलेगा तो आप अक्षर लगाएंगे। चारों ही आंसर होते हैं, और अगर चारों ही मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप स्वेनिम लगाएंगे, उसके बाद दूसरी वरीयता आप किसको देंगे, ध्वनि को देंगे, तीसरी वरीयता वर्ण को देंगे, और चौथी वरीयता
अक्षर को देखें। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए।